तो आज के टाइम पर एमसीयू में बहुत सारे गॉड्स देखने मिल जाते हैं। किसी को एसगार्डियन बोलते हैं तो कुछ को ओलंपियंस और इजिप्शियंस, और कुछ गॉड्स ऐसे जिन्हें सेलेस्टियल, वॉचर और कॉस्मिक एंटिटीज बोला जाता है। लेकिन इन सब की पावर लेवल सेम नहीं है। किसी के नाम बड़े, दर्शन छोटे और कोई मल्टीवर्स से भी बड़ा देखने मिल जाता है। इसलिए आज हम एमसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स को रैंक करने वाले हैं। तो नंबर 10, खॉन्सू एंड एमेट। ये दोनों इजिप्शियन गॉड्स है। खॉन्सू गॉड ऑफ मून है, जिसके पास कई सारी एबिलिटीज देखने मिल जाती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, साइज मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, और ये मरे हुए को भी काफी हद तक जिंदा कर सकता है। इसने स्काई मैनिपुलेशन भी किया है, जिसका मतलब ये मून और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है। फिर आती है एमेट, जो ऐसी गॉडेस है जो सोल को एब्जॉर्ब करके उन्हें जज करती है, और एमेट के पास वही सारी एबिलिटीज देखने मिल जाती है जो खॉन्सू के पास है। लेकिन एमेट सुपर नेचुरल एनिमल्स को समन कर सकती है, और ये दोनों गॉड्स चाहे तो अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने अवतार्स की मदद ले सकते हैं, जैसे कि मून नाइट, जिसके पास टेक्निकली खॉन्सू की पावर्स है। बट गॉड्स का अवतार होने की वजह से मून नाइट वर्चुअल इमॉर्टल बन जाता है। बट यही चीज इन गॉड्स की सबसे बड़ी वीकनेस है। खॉन्सू और एमेट स्ट्रॉन्ग है, बट बिना अपने अवतार के फिजिकल वर्ल्ड में इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये चाहकर भी किसी इंसान या दूसरे बींग्स को नहीं मार सकते। ज्यादा से ज्यादा लाइट मैनिपुलेशन और लो लेवल पर विंड मैनिपुलेट कर पाते हैं। इससे ज्यादा बिना अवतार के फिजिकल वर्ल्ड में इन दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इसलिए सबसे बॉटम पर है। नंबर 9, सर्टर। अब सर्टर एक फायर डीमन है जो ओडिन का राइवल भी हुआ करता था। सर्टर के पास बेसिकली दो वर्जन्स है, एक बिना इटर्नल फ्लेम वाला और दूसरा जिसके पास इटर्नल फ्लेम थी। अब जो बिना इटर्नल फ्लेम वाला है उसके पास अपनी फायर पावर नहीं है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन साइड चली जाती है। इसकी पावर लेवल स्केल करे तो ये एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले थॉर के लेवल पर रैंक करता है। लेकिन फिर भी इसके पास लंबी स्वॉर्ड है जिससे फायर प्रोजेक्शन होती है, बट इसे बीट करना थॉर के लिए काफी इजी काम था। लेकिन जब बात आती है इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर की, तो ये ऑलमोस्ट ओडिन जितना पावरफुल बन जाता है। अपने फ्लेम के साथ इसने एसगार्ड को कोर से बर्बाद करके रखा है, और हल्क और हेला जैसे मॉन्स्टर्स भी इसको कुछ नहीं उखाड़ पाए। और कुछ अल्टरनेट यूनिवर्स में तो सर्टर ने ओडिन के रहते हुए एसगार्ड को खत्म कर रखा है, बट मेन यूनिवर्स का सर्टर आज भी जिंदा है। बेसिकली जब एसगार्ड बर्बाद हुआ उसके बाद सर्टर अपने रियल में टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन अब तक सर्टर की किस्मत उसके साथ थी। बेसिकली इस फायर डेमन के डेस्टिनी में लिखा था कि जब तक एसगार्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता सर्टर भी नहीं मरेगा। इसलिए ओडिन ने बस सर्टर की इटर्नल फ्लेम को छीन लिया था, क्योंकि ओडिन भी किस्मत के अगेंस्ट जाकर सर्टर को नहीं मार पाता। बट क्योंकि अब एसगार्ड बर्बाद हो चुका है, इसलिए सर्टर की इमोर्टलिटी खत्म हो चुकी है। सो अगर आज के डेट में कोई सर्टर को मारने जाता है और ओवरपावर्ड कर देता है तो सर्टर मारा जाएगा। नंबर 8, थॉर। अब थॉर के पास फीट्स की कोई कमी नहीं है। ये रोबोट से लेकर गॉड्स, ह्यूमंस, स्काई फादर और नेक्रोसॉर्ड यूजर उससे भी लड़ चुका है। थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स ऑलरेडी गॉड लेवल पर है, लेकिन इसके पास दो वेपन्स है, म्योनियर जो एक रियलम को शेक कर सकता है, और अब तो इसके ब्रोकन पीसेस से कई सारे डिफरेंट टाइप के अटैक्स भी हो जाते हैं। और सेकंड है स्टॉर्म ब्रेकर, जो एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है। इन्फिनिटी स्टोन की बीम को ये ऑलरेडी कट कर चुका है, और अगर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना है तो इस एक्स से बायफ्रोस्ट को समन कर दो, प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे थंडरबोल्ट भी थॉर के पास है, लेकिन और वो कितने दिन रहेगा वो नहीं पता। और साथ में अब थॉर मैजिक भी यूज करने लगा है, तो हो सकता है सीक्रेट वॉर तक थॉर ओडिन फोर्स भी यूज करने लग जाए। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि थॉर एक एसगार्डियन है, तो टाइम के साथ वो जितना ओल्ड होगा उतना ही पावरफुल बनता चले जाएगा। नंबर 7, ओडिन। अब मैं व्हाट इफ यूनिवर्स के ओडिन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये एक डीपावर्ड वर्जन था, बट स्टिल इसके फीट्स काफी अच्छे हैं। इसके पास स्काई फादर का टाइटल था, इसलिए ऑटोमेटिकली मल्टी गैलेक्सी लेवल पर रैंक करता है। फिर इसने म्योनियर को अपने हाथों से तोड़ रखा है, जो उस टाइम पर एसगार्ड का दूसरा सबसे पावरफुल वेपन था। फिर 9 रियल्म्स को कॉन्कर किया और हेला की पावर्स छीन ली। ओडिन के पास उसका स्पेयर गगनेर भी देखने मिला, जो खुद होके ओडिन के पास आता है। मेन यूनिवर्स के स्पेयर गगनेर के पास ये वाली एबिलिटी नहीं है, और साथ में इसमें से ओडिन फोर्स भी निकलती है, जो स्काई फादर लेवल बींग्स का भी एग्जिस्टेंस खत्म कर सकती है। इसकी फिजिकल एबिलिटीज भी काफी अच्छी थी, जैसे 10 रिंग्स को सिर्फ अपने हाथों से रोक के रखना, और अगर हेला गॉडेस ऑफ लाइफ ना बनती तो शायद ये दोनों कभी ओडिन को बीट नहीं कर पाते। नंबर 6, हेला। अब मेन यूनिवर्स की हेला जिंदा है या मर गई वो किसी को नहीं पता, बट व्हाट इफ यूनिवर्स की हेला अब गॉडेस ऑफ लाइफ बन चुकी है, लेकिन इसके पास डेथ गॉड वाली सारी पावर्स है, इसलिए आज भी ज़ोंबिस को कंट्रोल कर सकती है और नेक्रोसॉर्ड प्रोड्यूस कर सकती है। बट हेला के पास अब विंड मैनिपुलेशन है, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा एनहांस कर देती है। साथ में एनिमीज के कई सारे अटैक्स को भी डिफ्लेक्ट कर सकती है। टेक्निकली गॉडेस ऑफ लाइफ ने ओडिन के बीम्स को ब्लॉक करके उसे बीट किया है, तो हम हेला कितनी पावरफुल है इस पर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अपने स्पेसिफिक यूनिवर्स में तो हेला अब सबसे पावरफुल एसगार्डियन बन चुकी है, और आई होप फ्यूचर में हमें फिर से देखने मिल जाए। नंबर 5, सेलेस्टियल। अब यूनिवर्स में सेलेस्टियल के कई सारे डिफरेंट वैरायटीज देखने मिल जाती है। कोई डिस्ट्रॉयर होता है तो कोई क्रिएटर और कोई जज। बट सेलेस्टियल का काम है यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज को क्रिएट करना। वैसे तो कॉमिक्स में अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन से ऐसा कर देते हैं, बट एमसीयू में अपना कॉस्मिक एग प्लैनेट के कोर में छोड़ देते हैं, और कई हजार साल बाद ये एग सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके प्लैनेट को फाड़ के बाहर आता है। ऐसा करने से एक प्लैनेट तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट अब वो सेलेस्टियल आगे जाकर कई सारी न्यू गैलेक्सीज को बनाएगा, जो बाद में कई सारे लाइफ फोर्स क्रिएट करेगा। बट सेलेस्टियल के पास मैटर, रियलिटी और साइज मैनिपुलेशन देखने मिली। ये कॉस्मिक पावर यूजर होता है,
लेकिन ये किस लेवल पर अपनी कॉस्मिक एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं वो क्लियर नहीं है, क्योंकि सेलेस्टियल ने इटर्नल से पहले डेविएंट्स को बनाया था, लेकिन जब डेविएंट्स इवोल्व होना शुरू हुए उसके बाद आर्शम खुद उन्हें नहीं रोक सका, जिसकी वजह से उसने इटर्नल्स को बनाया था। इसलिए एमसीयू में सेलेस्टियल की पावर्स को थोड़ा स्टेबलाइज करने की जरूरत है। नंबर 4, वॉचर। अब जब यूनिवर्स न्यूली फॉर्म हुआ था तब वॉचर का एक स्पेसिफिक प्लैनेट हुआ करता था जहाँ कई सारे बड़े सिर वाले टकले एलियंस रहते थे। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन टाइम के साथ ये टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी ज्यादा एडवांस बन गए। बट इनकी टेक्नोलॉजी को कई सारे एलियन स्पीशीज ने मिसयूज किया और फिर वॉचर्स ने डिसाइड किया कि अब वो यूनिवर्स की चीजों को बस ऑब्जर्व करेंगे, कुछ भी हो जाए इंटरफेयर नहीं करेंगे। कॉमिक्स में बस यूनिवर्सल लेवल के होता है, बट एमसीयू में वॉचर्स मल्टीवर्स में ट्रैवल कर पाते हैं और ये इतने पावरफुल बन चुके हैं कि रियलिटी मैनिपुलेशन, आर्मर जनरेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, बैरियर क्रिएशन और मल्टीवर्सल ट्रैवल सब कुछ कर सकते हैं। वॉचर के ऊपर तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं करता है। अब वॉचर को स्पेसिफिक यूनिवर्स का गॉड नहीं है, बट ये यूनिवर्स के स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करता है और साथ में इसकी पावर्स गॉडली है और ये नया ओमनीपोटेंट बीइंग है, इसलिए स्ट्रेंज सुप्रीम जैसे बीइंग्स भी वॉचर को गॉड मानते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो वॉचर की बस की बात नहीं है, जैसे किसी मरे हुए इंसान या फिर यूनिवर्स को फिर से नहीं बना सकता, या फिर अगर कोई इन्फिनिटी स्टोन्स को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज कर रहा हो तो उसे बीट करना भी वॉचर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नंबर 3, इटर्निटी। अब इटर्निटी कॉस्मिक एंटिटी है जो स्पेस, टाइम और रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे तो कॉमिक्स में इटर्निटी के पास बहुत बड़े लेवल की फीट्स है और इसे कई बार एक्शन में भी देखा गया है, बट सिनेमैटिक यूनिवर्स में इटर्निटी बस एक रियलियम में बैठा हुआ था। अब इटर्निटी के पास वैसे तो कई सारी एबिलिटीज है, जैसे स्पेस, टाइम, रियलिटी को मैनिपुलेट करना, बट जो इटर्निटी के पास पहले पहुंचता है उसकी एक विश पूरी हो जाती है। मान लेते गॉड की विश थी गॉड्स को मारने की, तो समझ रहे हो इटर्निटी अपने एक थॉट से सारे गॉड्स इंक्लूडिंग एसगार्डियंस, ओलंपियंस, इजिप्शियन और जितने भी हमें ओमनीपोटेंट सिटी में देखने मिले सब मारे जाते अगर इटर्निटी सोच लेता तो। इसलिए इटर्निटी की पावर लेवल कम्प्लीटली डिफरेंट स्केल पर रैंक करती है अगर हम उसे बाकी गॉड्स के साथ कंपेयर करें तो। नंबर 2, लोकी। अब लोकी आज की लिस्ट का चौथा एसगार्डियन है, बट लॉजिकली सबसे पावरफुल भी। लोकी के पास ऑलरेडी एसगार्डियन मैजिक था जिससे वो टेलीकिनेसिस और इल्यूजन बना पाता था, बट टाइम स्लीपिंग की वजह से लोकी को टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज मिली। अब लोकी अपने विल पर टाइम ट्रैवल और किसी का भी टाइम मैनिपुलेट कर सकता है। फिर ये टेम्पोरा में चल दिया जिसकी वजह से लोकी की एज रैपिडली बढ़ गई और आज की डेट में लोकी बिलियंस ऑफ ईयर्स का भी हो सकता है। फिर लूम को तोड़ दिया जिसमें अनकाउंटेबल टाइम ब्रांचेस थी। लोकी ने सबको पकड़ के मैजिक से एम्पावर्ड कर दिया और खुद से लूम को रिप्लेस कर दिया और अब मल्टीवर्स की सारी टाइमलाइंस लोकी के प्रोटेक्शन में। ये बात अलग कि लोकी ने काफी बड़े लेवल का सेक्रीफाइस किया, बट मल्टीवर्सल लेवल की फीड बहुत कम एसगार्डियंस के पास है। लेकिन इस इवेंट की वजह से लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है जो बिना किसी एक्सटर्नल या बोरो एबिलिटीज की कुछ कॉस्मिक एंटिटीज को सरपास कर रहा है पावर लेवल में। नंबर 1, लिविंग ट्राइब्यूनल। अब वैसे तो अभी तक हमने सिर्फ लिविंग ट्राइब्यूनल्स के कुछ अवतार्स को देखा है, लेकिन अगर अवतार्स एग्जिस्ट करते हो तो मल्टीवर्स के बाहर असली लिविंग ट्राइब्यूनल भी देखने मिलेगा। एमसीयू में लिविंग ट्राइब्यूनल के पास अथॉरिटी है कॉस्मिक एंटिटीज और रियलिटीज को जज करने की। इसके पास लिमिटलेस पावर्स है, इवन इटर्निटी जैसे बीइंग्स भी लिविंग ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसके पास 3 फेसेस है जो इक्विटी, वेंजेंस और नेसेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर्स और लिविंग ट्राइब्यूनल की फाइट हो जाती है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लाइव एक्शन में हमें सीन फिर से देखने मिलेगा। अब वैसे तो लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, बट लिविंग ट्राइब्यूनल उससे भी ऊपर है। अगर लोकी को वॉइड में खुद का एक मल्टीवर्स बनाना है तो वो कम्प्लीटली न्यू मल्टीवर्स नहीं बना सकता, बट लिविंग ट्राइब्यूनल के लिए बच्चों का खेल है, वो एक थॉट से मल्टीवर्स को बनाकर मिटा सकता है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मल्टीवर्स ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है, पर ट्राइब्यूनल को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीवर्स का बर्बाद हो जाना लिविंग ट्राइब्यूनल के लिए मामूली सी बात है। इसलिए जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने कई सारी यूनिवर्सेस को बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी ट्राइब्यूनल ने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उसके लिए कई सारी यूनिवर्सेस का बर्बाद होना मैटर बिल्कुल नहीं करता। और अगर लिविंग ट्राइब्यूनल चाहे तो लोकी को रिप्लेस करके उसकी जगह किसी को भी बिठा भी सकता है। लेकिन इसी के साथ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स की लिस्ट ये खत्म होती है। अब अगर आपको लगता है कोई गॉड इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।